हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हरीश जानी सर साइकोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको विदित है कि जो अपन रीड के लिए एक शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीक्वेंस शुरू की थी, उस सीक्वेंस के अंदर आज अपन डे 5 को लेकर आज अपन डिस्कस करने वाले जो आपका बुद्धि टॉपिक है। और बुद्धि के साथ आपकी संवेगात्मक बुद्धि है, और इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है मानसिक स्वास्थ्य। उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इन टॉपिक्स के अंदर आपके टॉपिक्स के सब टॉपिक्स में कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए और नए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उन सभी के बारे में आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और ज़रूर एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अपने यूट्यूब चैनल को। इससे पहले जैसा कि आपको विदित है कि शाम को एक शिक्षण वीडियो की मैराथन क्लास हो चुकी है। उस मैराथन क्लास के अंदर आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन लोगों ने देखने को सीखा है। जैसा कि देखिएगा, ये जो आपकी शिक्षण वीडियो की महामैराथन क्लास थी, इसमें आपकी हिंदी की है, सामाजिक की, गणित की, सभी प्रकार की शिक्षण वीडियो के बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया था। ये बहुत मैराथन क्लास थी, और मैं आशा करता हूँ यदि आपने इस क्लास को सही ढंग से देखा है तो आपके लगभग शिक्षण वीडियो के सारे प्रश्न सही होने की गुंजाइश रहती है। क्योंकि इस क्लास के अंदर अपन लोगों ने प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक बिंदु को अपन लोगों ने कवर करने का प्रयास किया। ठीक है, जरूर। इसके अलावा आपको इस क्लास की पीडीएफ है या कुछ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप हरीश जानी सर को ज्वाइन करिएगा। और साथ ही में यहाँ पर आपको सभी प्रकार की न्यूज है, आगामी आपके रीड के लिए जो भी क्लासेज है, कुछ मैराथन क्लासेज है, पीडीएफ सारी आपको यहाँ पर मिलने वाली। इसके अलावा देखो, एक आपके लिए शैक्षिक परिदृश्य की मैराथन क्लास आने वाली जल्द। और जैसे ही आपके शिक्षा मनोविज्ञान की ये जो सीक्वेंस खत्म होते ही एक आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान की मैराथन क्लास यहाँ पर आने वाली। और जिस भी बच्चे ने, जिस भी कह सकते हैं मास्टर और मास्टरनियों ने ये शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस और आपकी मैराथन क्लास देख ली है, उसका शिक्षा मनोविज्ञान में बेड़ा पार होने वाला है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत होने की गुंजाइश नहीं रहती है। ठीक है, तो आज अपन इस टॉपिक के अंदर आपका बुद्धि और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर से कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, अपने को पेपर कैसे अटेंड करना है, प्रश्न पढ़ने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए। आज अपन लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब आपका बिना समय खराब किए बिना अपन प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। ये देखो, आपके आरपीसी सेकेंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शिक्षक क्लास में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है। देखो, स्थानिक बुद्धि का मतलब क्या होता है? ऐसा बच्चा जो क्या करता है, अपनी स्थान विशेष की जान, जैसे कोई मूर्तिकार है, जैसे कोई शिल्पकार है, ऐसे प्रकार के व्यक्तियों में कैसी बुद्धि होती है? आपकी स्थानिक बुद्धि होती है। इस बुद्धि का दूसरा नाम क्या होता है? देशज बुद्धि होती है। ठीक है, तो कहता कि तेज है, इस बच्चे के अधिगम को सबसे अच्छी तरह से कौन सी गतिविधि सहारा देगी? इसका कहने का मतलब कोई बच्चा है और बच्चा किसी स्थान विशेष के बारे में जानने का प्रयास करा, उसी स्थान के बारे में केवल जानता है, उस बच्चे के लिए सबसे अच्छी वाली कौन सा अधिगम यहाँ दर्शाता है? तो पहली बार कहता है कि ऐतिहासिक तिथियों को याद करना। अरे भाई, किसी विषय वस्तु को याद करना, उसके चीजें सामने उसमें याद करा, इसमें किसी भी स्थान विशेष का कोई भी यहाँ पर रोल नहीं है, कोई भी यहाँ पर योगदान नहीं दर्शा रहा है। दूसरा कह रहा है कि गणितीय समस्याओं को हल करना। अरे, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए बच्चों के अंदर कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? आपकी तार्किक बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, निबंध लेखन के लिए, निबंध के लिए आपके पास में कुछ भी, यदि आपको चीजें याद है, आपको याद है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो? निबंध को लिख सकते हो। या फिर मैं कह सकता हूँ आपके पास में अमूर्त बुद्धि होनी आवश्यक है। ठीक है, लेकिन जो आपका त्रिआयामी का मॉडल है, जिसके अंदर आपकी विभिन्न प्रकार की मानसिक संक्रियाओं का प्रयोग करना है, आपके आसपास में कौन कौन से मॉडल्स है, आपके स्थान विशेष के अंदर कौन कौन सी विषय वस्तु है जो आपके लिए बहुत ज्यादा अहम भूमिका अदा करती है। त्रिआयामी मतलब आपके स्थान विशेष में कहाँ कहाँ पर वर्ग बन रहे हैं, कहाँ कहाँ पर विषय वस्तु बन रही है, कहाँ उत्पाद बन रही है, कहाँ संक्रिया बन रही है। तो कहीं ना कहीं स्थानिक बुद्धि आपके गिलफर्ट के त्रिआयामी मॉडल से संबंधित है। तो जो भी आपके आसपास का त्रिआयामी मॉडल है, उसमें कहीं ना कहीं आपके स्थानिक बुद्धि का बहुत ज्यादा क्या रहता है, यहाँ पर रोल रहता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी। बच्चा क्या कर रहा है? कुछ समस्या के लिए परिकल्पना बना रहा है। तो ये मानसिक प्रक्रिया स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत आता है? अब देखिए, को यहाँ पर स्टर्नबर्ग 2 प्रकार की बात कहता है। पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा, फिर अपने आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग क्या कहता है? इस स्टर्नबर्ग की बुक होती है, बुक का नाम होता है बिहाइंड आईक्यू।
इस बिहाइंड आईक्यू किताब के अंदर रॉबर्ट स्टेबर्ग ये कहता है कि व्यक्ति के बुद्धि के कुल कितने आयाम होते हैं, 3 आयाम होते हैं। जिस आयाम में ये कहता है, सबसे पहला आयाम कहता है कि विश्लेषणात्मक बुद्धि। पहले आयाम को ये नाम देता है विश्लेषणात्मक बुद्धि या फिर एनालिसिस इंटेलिजेंस। दूसरी बुद्धि का ये नाम कहता है सृजनात्मक बुद्धि। और तीसरी बुद्धि का ये नाम देता है आपके व्यवहारात्मक बुद्धि। 3 प्रकार की बुद्धि को भागों में बांटता है। कौन बांटता है? स्टर्नबर्ग बांटता है। स्टर्नबर्ग कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या है, उस समस्या के बारे में यदि वो जान रहा है, उस समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति को कैसी बुद्धि है? विश्लेषणात्मक बुद्धि है। यदि व्यक्ति उस समस्या का समाधान अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के माध्यम से कर रहा है, तो व्यक्ति में कैसी बुद्धि? आपकी सृजनात्मक बुद्धि है। और जैसे ही व्यक्ति अपनी वास्तविक दुनिया के अंदर अपनी वास्तविक जीवन की या फिर दिन प्रतिदिन की यदि कोई समस्या का समाधान कर रहा है, तो व्यक्ति में कैसी बुद्धि? आपकी व्यवहारिक बुद्धि है। लेकिन ये कहता है कि जब व्यक्ति के तीनों बुद्धियों को अपन क्या करते हैं? सम्मिलित कर लेते हैं। जब तीनों बुद्धियों को मिलाते हैं, उस समय व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर 3 घटक पैदा होते हैं। क्या होते हैं? उस समय व्यक्ति के मस्तिष्क में कुल 3 घटक पैदा होते हैं। उन तीनों घटक का नाम देता है, पहले घटक का नाम देता है आपके मेटा घटक, दूसरे घटक का नाम देता है निष्पादन घटक, और तीसरे घटक का ये आपके क्या नाम देता है? तीसरे घटक का नाम देता है ज्ञान संग्रहण घटक। क्या नाम देता है? ज्ञान संग्रहण घटक देता है। तो 3 प्रकार के घटक को दर्शाता है। अब देखो यहाँ पर तीनों के अंदर क्या क्या बात करता है। ये मेटा घटक में ऐसे कहता है कि मान के चलो किसी विद्यार्थी के सामने, किसी बच्चे के सामने किसी भी प्रकार की समस्या है। अब मान के चलो आपके पास समस्या है, लेकिन समस्या का आप समाधान कब करोगे? जब आप समस्या के लिए किसी न किसी प्रकार की योजनाओं को बनाओगे या फिर किसी न किसी प्रकार का आप परिकल्पना बनाओगे। तो जिस समय बच्चा अपनी समस्या का समाधान करने के लिए किसी प्रकार की योजना को बनाता हो, किसी प्रकार के परिकल्पनाओं का निर्माण करता हो, तो वो बुद्धि का कौन सा घटक कहलाता है? मेटा घटक कहलाता है। जैसे ही बच्चे ने योजना बनाई, परिकल्पना बनाई, परिकल्पना के बाद बच्चे को समस्या का समाधान करना, चाहे बच्चा अपनी स्मृति के माध्यम से समाधान करो, चाहे बच्चा अपनी स्कीमा के माध्यम से करो, चाहे बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के माध्यम से करो, बच्चा भिन्न भिन्न स्रोतों के माध्यम से जिस समय अपनी समस्या का समाधान कर लेता है, वो समस्या का समाधान करना ही किसके अंदर आपके आता है? निष्पादन के अंदर आता है। तो मैं कह सकता हूँ समस्या का जैसे ही उसने समाधान कर लिया, चाहे अपनी स्मृति के माध्यम से करो, चाहे स्कीमा के माध्यम से, चाहे अपने पूर्व ज्ञान, चाहे अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से, जिस समय भी वो समस्या का समाधान कर लेता है, वो होता है उसका निष्पादन घटक। अब जैसे ही उसने समस्या का समाधान किया, तो ये बात तय है कहीं ना कहीं कि समस्या का समाधान करने के बाद व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की नई सूचना या फिर नए आयाम की प्राप्ति हुई होगी। भाई आपके पास में समस्या है, आपने समस्या का समाधान कर लिया, इसका मतलब आपको किसी न किसी प्रकार की नई सूचना मिली होगी। तो जैसे ही आपको समस्या का हल मिलता है, उस हल के रूप में आपको कौन कौन सी सूचनाएं, कौन कौन सी ज्ञान की बात मिली है, उस ज्ञान की बात को अपने दिमाग में संग्रहण करना, दिमाग के अंदर आत्मसात करना, वो क्या कहलाता है? आपका बुद्धि का ज्ञान संग्रहण घटक कहलाता है। इसका मतलब बुद्धि की नई सूचनाओं को संग्रहण करना कौन सी कहलाता है? ज्ञान संग्रहण केंद्र कहलाता है। अब वापस आओ प्रश्न पर। प्रश्न आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि परिकल्पना बनाना। अरे भाई परिकल्पना बनाना कौन सा है? परिकल्पना है आपका योज है, योजना है, आपका प्रतिबिंब बनाना, ये सारी किसकी है? ये आपके बुद्धि के मेटा घटक को, कौन से घटक को? बुद्धि के मेटा घटक को दर्शाता है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका 2 नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ज्ञान संग्रहण में क्या आ जाए? किसी नई सूचना को अपने मस्तिष्क में डालना। ठीक है। निष्पादन में क्या होगा? समस्या का हल करना। और इसको बोलते हैं संदर्भात्मक को दूसरा बोलते हैं अपन व्यवहारिक घटक। व्यवहारिक में क्या होता है? अपनी दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करना किस में आ जाएगा? आपके व्यवहारिक या फिर संदर्भ घटक के अंदर आ जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? आपका मेटा घटक हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को है, गिलफर्ड को अच्छे से याद करके जाना। ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आएगा तो क्लास को जरूर लाइक करिएगा एक बार। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला भी आपके सेकंड ग्रेड में आया। क्या कह रहा है कि गिलफर्ड के बुद्धि प्रतिमान में बौद्धिक कार्य के आधारभूत आयामों में कौन सा आयाम सम्मिलित नहीं है?
देखो गिलफर्ट क्या कहता है, गिलफर्ट आपके 1967 के अंदर 1967 के अंदर बुद्धि का त्रिआयामी मॉडल देता है। उस त्रिआयामी कहता है कि बुद्धि के कुल 3 आयाम होते हैं, उन प्रत्येक आयाम के अपने अपने कोष होते हैं। और 3 आयाम में क्या कहता है, पहले आयाम का नाम देता है संक्रिया, दूसरे आयाम का नाम देता है आपके उत्पाद सॉरी विषय वस्तु, और तीसरे का नाम देता है उत्पाद। लेकिन कहीं पर भी वो इसके अंदर दक्षता की बात यहाँ पर नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे इनकरेक्ट है। बाकी सारी सारी यहाँ पर एकदम क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन आया वापस आपके सेकंड ग्रेड में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिलफर्ट के बुद्धि के त्रिआयामी मॉडल में निम्नलिखित विमाओं और मानसिक प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म सही है। इसका मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन है, 3 तो गलत है, एक यहाँ पर क्या है, सही है। अब देखो सबसे पहले प्रश्न यहाँ कह रहा है अभी सारी चिंतन प्रक्रियाएं उत्पाद में आएगा, अर्थगर्थ आपके विषय वस्तु में आएगा, मूल्यांकन आपका विषय वस्तु में आएगा, सांकेतिक आपके संक्रिया में आएगा। अब इसमें कौन सा सही, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक स्लाइड पर यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ समझिएगा। देखो गिलफर्ट भाई साहब क्या कहते हैं, यहाँ समझने का प्रयास करिएगा आप। गिलफर्ट अपना जो बुद्धि का त्रिआयामी मॉडल देता है, इसमें कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के बुद्धि के कुल 3 आयाम होते हैं। उन 3 आयाम में क्या कहता है कि जो पहला आयाम है उसका नाम देता है संक्रिया, दूसरे आयाम का ये नाम देता है विषय वस्तु, और तीसरे आयाम का ये क्या नाम देता है, तीसरे आयाम का ये नाम देता है आपके उत्पाद, या फिर इसी का दूसरा नाम देता है परिणाम। क्या देता है, परिणाम नाम देता है। ठीक है, हालांकि इसका भी दूसरा नाम क्या है, अंतर वस्तु इसका दूसरा नाम है, और इसका दूसरा नाम क्या है, प्रक्रिया है। अब देखो ये कहता है कि व्यक्ति के प्रत्येक व्यक्ति के बुद्धि के कुल 3 आयाम हैं, और तीनों आयामा के अपने अपने कोष है, जिसमें ये कहता है कि संक्रिया जो आयाम है इस आयाम के कुल 5 कोष को दर्शाता है। कितने कोष को दर्शाता है, कुल 5 कोष को दर्शाता है। जिन 5 कोषों में अंदर क्या है, एक आपकी है संज्ञान, 5 कोष में कहता है एक कोष को दर्शाता है संज्ञान, एक को दर्शाता है विस्मृति, या फिर मैं इसको स्मृति भी कह सकता हूं, कुछ भी कह सकता हूं। तीसरा दर्शाता है अपसारी चिंतन, चौथा दर्शाता है अभिसारी चिंतन, और 5वां कोष बताता है मूल्यांकन। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के आयाम को दर्शाता है। ठीक है, विषय वस्तु में कहता है कि विषय वस्तु में कुल कितने आयाम है, कुल 4 प्रकार के कोष है। जिस कोष में सबसे पहले कोष का नाम देता है शाब्दिक कोष, दूसरे कोष का नाम देता है सांकेतिक, सांकेतिक का दूसरा नाम क्या कहता है, प्रतीकात्मक कोष, तीसरे का नाम देता है अर्थगत कोष, चौथे का नाम देता है व्यवहारिक कोष। तो ये 4 प्रकार के कोषों में के अंदर क्या करता है, बांटता है। उत्पाद के अंदर कुल क्या कहता है कि 6 प्रकार के कोष होते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से कहता है, एक कहता है वर्ग, एक नाम देता है इकाई, एक नाम देता है सूचना, एक नाम देता है आपका संरचना, एक नाम देता है आपका संबंध, एक नाम देता है परिवर्तन, और एक नाम देता है निहार्थ। इसका मतलब कुल 6 प्रकार, लेकिन यहाँ पर सूचना की बात यहाँ पर नहीं करता। तो 6 प्रकार की ये क्या बताता है, यहाँ पर उत्पाद को बताता है। अब आपके तीनों चीजें आपके सामने, अब प्रश्न को वापस पढ़िएगा। क्वेश्चन वापस क्या कह रहा है, देखो समझने का प्रयास करना, कौन सा युग में सही है। अभी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था कि जो अभी सारी चिंतन प्रक्रियाएं हैं ये सारी किसमें आती, उत्पाद में नहीं आती, बल्कि किसमें आती है, सारी संक्रिया के अंदर आती है। किसमें आती है, संक्रिया के अंदर आती है। फिर बात करता अर्थगत शाब्दिक प्रक्रियाएं। तो देख लो भाई साहब, अर्थगत शाब्दिक प्रक्रियाएं किसमें आती है, अर्थगत शाब्दिक प्रक्रियाएं किसमें आती है, आपके विषय वस्तु में आती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपका ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट होने की बात दर्शा रहा। ठीक है, तीसरा कहता है कि मूल्यांकन प्रक्रियाएं। तो देखो मूल्यांकन प्रक्रिया किसमें आती है, मूल्यांकन प्रक्रिया वापस आप किसमें आती है, संक्रिया में आती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर क्या हो चुका है, आपका गलत हो चुका है। और 4 नंबर कह रहा है कि सांकेतिक प्रक्रियाएं। तो वापस देखो सांकेतिक प्रक्रिया किसमें आती है, सांकेतिक प्रक्रिया आपके विषय वस्तु में आती है। इसका मतलब यहाँ क्या कह रहा है, संक्रिया, तो यहाँ पर भी गलत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका विषय वस्तु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर एकदम गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ के एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न मैं फिर कह रहा हूँ, आपका गिलफर्ट का सिद्धांत है,
और आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 100% देखने को मिल सकता है, इसलिए इस प्रश्न को आराम से पढ़ना। जो मैंने आपको यहाँ पर जो थ्योरी लिखवाई है, ये 3 विषय वस्तु को आराम से याद करके जाना, ठीक है, कौन कौन सिद्धांत को क्या क्या चीज़ों में बांटने का प्रयास करता है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वापस सेकंड हैंड प्रश्न आया कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार एक बुद्धि जो पारंपरिक बुद्धि लब्धि परीक्षा में कम अंक प्राप्त करता है, एक बच्चा है जो पढ़ाई के अंदर तो बहुत क्या कमजोर है, कम अंक प्राप्त करता है, ठीक है, लेकिन जो वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान जल्दी से पहचान लेता है, इसे क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग कहता है कि बुद्धि के कुल कितने तंत्र होते हैं, 3 तंत्र होते हैं, जिसमें पहले तंत्र का नाम देता है विश्लेषण तंत्र, जिसमें क्या करता है व्यक्ति अपनी समस्या को क्या करता है, विश्लेषण करता है, ठीक है, समस्याओं का विश्लेषण करता है। अंतर व्यक्ति का बुद्धि क्या होता है कि दूसरों के भावों को जानना, इसका मतलब होता है दूसरों के भावों या फिर संवेगों को पहचानना, ठीक है। व्यवहारिक बुद्धि मैंने अभी बताया था कि व्यवहारिक बुद्धि वह होती है जिसमें बच्चा अपनी प्रतिदिन या फिर अपनी वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करता है, और रचनात्मक बुद्धि में क्या होती है कि अपनी समस्याओं का हल करता है, क्या करता है, समस्याओं का हल करता है। लेकिन समस्याएं कैसी, जो उसके प्रतिदिन की नहीं बल्कि विशिष्ट प्रकार की समस्याओं को यहाँ पर समाधान करता है। लेकिन वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान किसके अंदर करता है, वो अपनी व्यवहारिक बुद्धिमत्ता या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है, संदर्भात्मक के अंदर करता है, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर कौन सा 3 हो जाएगा। इसलिए रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को एक बार अच्छे से पढ़ के जाना, गिलफर्ड को अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आने का भरपूर चांस है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि थ्रस्टन के बुद्धिमत्ता सिद्धांत में जल्दी से विवरणों को दृश्यात्मक रूप से देखने की क्षमता को कहते हैं। ये आपके लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है कि आपके सामने कुछ भी क्या हो रहा है, विवरण है, उस विवरण को क्या करना, अपनी आंखों से देखना, और कैसे देखना अपने भाई उसको कैसे देखना, आंखों से या फिर दृश्यात्मक रूप से देखने को क्या कहते हैं। आपको पता है कि स्थानिक स्मृति किसमें होती है, मूर्तिकार शिल्पकार के अंदर होती है। सूक्ष्म अवलोकन किसमें होता है, जो आपका किसान होता है या फिर सर्वेक्षण अधिकारी होता है। तार्किक क्षमता यदि कोई गणित की बात करो, लेकिन संवेदी गति ऐसी होती है जो आपको संवेदनाओं के माध्यम से किसी भी विषय वस्तु को आप हाथों हाथ पहचान लेते हो, हाथों हाथ देख लेते हो। यदि आपने जीन प्याजे का पहली अवस्था यदि आपने पढ़ी है, संवेदी पेशी अवस्था, जिसमें बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, उस समय बच्चा अपनी संवेदनाओं के माध्यम से देखता है, सीखता है, ज्ञान ग्रहण करता है, अपनी वस्तुओं को देखता है, वस्तुओं को टेस्ट करता है, उसको क्या करता है, उसको शुरू शुरू में उसको कह सकते हैं सुगंध लेना प्रारंभ करता है, उनको खाना प्रारंभ कर लेता है। इसका मतलब जो आपकी संवेदी गति है, इसके माध्यम से बच्चे के अंदर हाथों हाथ किसी चीज को देखने की क्या होती, क्षमता होती है। ये व्यक्ति में सर्वाधिक प्रकार की गतिशील प्रकार की गति कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपके देखो वापस किस में आया, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में आया कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया। तो आपको अच्छे से पता है कि स्पीयरमैन क्या देता है, स्पीयरमैन बुद्धि के 2 कारक को दर्शाता है। एक कारक का नाम है जी, जिसे कहते हैं सामान्य कारक, और एक कारक का नाम एस कारक, जिसे अपन क्या बोलते हैं, विशिष्ट कारक को दर्शाता है। कौन दर्शाता है आपका, वो दर्शाता है स्पीयरमैन, ठीक है। फिर ये जो फिलिप बर्नन ये क्या देता है, ये आपके बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत देता है। और इस पदानुक्रमिक सिद्धांत में क्या कहता है कि बुद्धि के 3 स्तर होते हैं, जिसमें सबसे बीच वाला स्तर कौन सा आपका VAD और आपका KM है, यदि आपने सही ढंग से पढ़ा होगा तो। गिलफर्ड कहता है बुद्धि के त्रि-आयाम मॉडल में कहता है, बुद्धि का कौन सा मॉडल देता है, बुद्धि का त्रि-आयाम मॉडल, जिसमें कहते हैं 3 भाग है, कौन कौन सा आपका संक्रिया है, आपकी विषय वस्तु है, और आपका कौन सा उत्पाद है। लेकिन एडवर्ड थॉर्नडाइक क्या कहता है, एडवर्ड थॉर्नडाइक कौन सिद्धांत देता है, आपका बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत देता है। जिसमें एडवर्ड थॉर्नडाइक क्या कहता है, इस बात को समझने का प्रयास करना। थॉर्नडाइक कहता है कि जिस प्रकार से एक परमाणु के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, आपके कह सकते हैं कि धनात्मक और ऋणावेशित आवेश या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, उसी प्रकार से एक किसी रेत के कण के अंदर, रेत के ढेर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कारक होते हैं, बहुत सारी मानसिक क्या होती संक्रियाएं होती हैं। उन्हीं मानसिक संक्रिया क्या कहता है, बहुकारक कहता है। इस सिद्धांत की तुलना आपका थॉर्नडाइक किससे करता है, परमाणु से करता है। इसी कारण इस सिद्धांत को अपन क्या बोलते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत कहते हैं। साथ ही में इस सिद्धांत की तुलना
रेत के ढेर से करता है, बालू के ढेर से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं आपके बालूकावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन देता है? आपके थॉर्नडाइक देता है। ये सिद्धांत कब देता है? आपके 1920 में देता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पहला इसका आंसर एकदम है करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा बुद्धि का एक प्रकार है? तो आपको अच्छे से पता है कि थॉर्नडाइक कहता है कि बुद्धि के मुख्य रूप से 3 प्रकार है। थॉर्नडाइक गैरिट के साथ मिलकर 1920 के अंदर बुद्धि को 3 भागों में बांटता है, जिसमें एक कहता है मूर्त बुद्धि, जिसका नाम होता है यांत्रिक बुद्धि, एक होता है आपकी अमूर्त बुद्धि, और एक आपकी होती है सामाजिक प्रकार की बुद्धि। लेकिन आपको पता है कि भाषाई बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, ये तीनों प्रकार की बुद्धि देने वाला कौन था? आपका गार्डनर था। कौन था? ये आपके देने वाला गार्डनर था। लेकिन अमूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि है और सामाजिक बुद्धि, ये तीनों प्रकार की बुद्धि बताने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? आपका थॉर्नडाइक था। कब देता? 1920 के अंदर। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी आपके किसमें? लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? ये आपके राजस्थान के अंदर लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया है कि सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। यदि मैं आपको यहाँ याद करवाने का प्रयास करूं तो यहाँ पे 2 चीज देखिएगा। यहाँ बात कर रहा है आपके लिए सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का। किसका कर रहा है? सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का। देखो, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आपके 2 प्रकार का होता है। सिर्फ 2 नाम याद करने आपको सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंदर। एक नाम है आपका आर्मी, यहाँ कह रहा है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है ना, तो एक तो आपका यहाँ पर आता है आर्मी अल्फा। कौन सा आता? सॉरी, आर्मी बीटा। एक तो आपका हो जाएगा आर्मी बीटा। ठीक है, यहाँ पर देखो कौन सा कह रहा है कि बुद्धि का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, सामूहिक अशाब्दिक, तो सार्मी हो गया अल्फा बीटा। ठीक है, चलो एक यहाँ हो जाएगा आर्मी बीटा परीक्षण, और दूसरा आपका परीक्षण का नाम होता है, उसका नाम है रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण। क्या नाम है? रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण। बस आपको 2 चीज याद करनी है, ये 2 नाम याद कर लो जो आपके बुद्धि के सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है। पहले का नाम क्या है? आर्मी बीटा, और दूसरे का नाम क्या? रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण। यहाँ कह रहा है पिंटर पैटरसन स्केल। पिंटर पैटरसन स्केल आपका क्या है? यह आपका बुद्धि का व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। कैसा है? यह आपके बुद्धि का व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण, तो देख लो कौन सा है, ये आपके हो गया सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तो इसका उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। कोहो का ब्लॉक बिल्डिंग, ये आपके बुद्धि का क्रियात्मक परीक्षण है। कैसा परीक्षण है? ये आपके बुद्धि का क्रियात्मक परीक्षण है। आर्मी अल्फा कैसा है? आर्मी अल्फा आपका सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। कैसा है? सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। और आर्मी बीटा कैसा है? सामूहिक अशाब्दिक प्रकार का परीक्षण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 2। बाकी सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे? अलग अलग प्रकार के बुद्धि के परीक्षण है। लेकिन यदि आपसे पूछे बुद्धि का सामूहिक अशाब्दिक, तो सिर्फ आपको 2 नाम याद करने हैं, एक तो आर्मी बीटा और एक आपको करना रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण। ठीक है, क्योंकि आपको भली भांति पता है कि जो आर्मी अल्फा परीक्षण है यह आपका सामूहिक शाब्दिक है, और आर्मी बीटा कैसा है? सामूहिक अशाब्दिक प्रकार का। ठीक है, चलिए भाई, यदि ये प्रश्न आपको समझ में आए तो फटाफट क्लास को लाइक करना, शेयर करना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये आपके रीट लेवल 2 के अंदर पूछा गया। ये कह रहा है कि बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं और उद्देश्यों को समझने से संबंधित है? देखो, 2 प्रकार की बुद्धि होती है। एक बुद्धि आपकी होती है इंटरपर्सनल, जिसे अपन बोलते हैं अंतरवैयक्तिक बुद्धि। क्या बोलते हैं? अंतरवैयक्तिक बुद्धि। एक बुद्धि आपकी होती है इंट्रापर्सनल, जिसे अपन बोलते हैं अंतरावैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, इंटर का मतलब होता है अंतरा का। देखो यहाँ पर 2 शब्द है, एक शब्द का मतलब है इंटर। इंटर का मतलब होता है अंतरवैयक्तिक बुद्धि, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं, उनके समय को समझना और जानना। लेकिन जब बात करें इंट्रा, इंट्रा मतलब अंतरा, अंतरा मतलब अंदर आ, अंदर मतलब मेरी ओर आ। इसका मतलब क्या है? जब व्यक्ति खुद के बारे में जानने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि होती है?
उस व्यक्ति में अंतरा व्यक्ति की बुद्धि होती है, जिसको इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। ये बुद्धि किस में होती है? ये बुद्धि आपके योगी के अंदर होती है, किसी संत के अंदर होती है और किसी महात्मा के अंदर होती है। यदि बात करें अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, तो इस बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को समझने का प्रयास करता है। ये किस में होती है? जो आपका राजनेता होता है, आपका मंत्री होता है, आपका दुकानदार होता है, इन सभी में कैसी बुद्धि होती है? आपकी अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होती है। स्थानिक बुद्धि किस में होती है? आपका कोई मूर्तिकार है, आपका कह सकते हैं कोई चित्रकार है, उन सभी में कैसी होती है आपके? और एक नाम आता है आपका जो सर्वेक्षण अधिकारी है, इन सब में कैसी बुद्धि आपकी? स्थानिक प्रकार की बुद्धि होती है। एक होती तार्किक बुद्धि, ये तार्किक बुद्धि आपके किसी गणितज्ञ के अंदर होती है, और या फिर कोई आपका वैज्ञानिक है, उसमें कैसी बुद्धि होती है? आपकी तार्किक बुद्धि होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ट के मानव बुद्धिमत्ता मॉडल का सही क्रम कौन सा है? ये भी आपके रीट लेवल 2 के अंदर पूछा गया 27 फरवरी 2025 को। यह कह रहा है कि गिलफर्ट के बुद्धि मॉडल का सही क्रम क्या है? तो आपको पता है गिलफर्ट कहता है बुद्धि की 3 मॉडल है, 3 आयाम है। पहला आयाम का नाम देता है संक्रिया, फिर कहता है विषय वस्तु, फिर कहता है मूल्यांकन। तो यह रहा संक्रिय, विषय वस्तु, उत्पाद। तो 3 प्रकार के भागों में बांटेंगे, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला कह रहा है कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समाधान करता है। यह कथन कहने वाला कौन था? यह कथन कहने वाला आपका डेविड वेस्लर था। डेविड वेस्लर क्या कहते हैं? भी आपकी रीट में प्रश्न पूछा गया। डेविड कहता है कि बुद्धि ऐसी सार्वभौमिक क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति कुछ चिंतन करता है, उस चिंतन के माध्यम से अपने वातावरण के साथ समायोजन करता है। ऐसी बुद्धि की परिभाषा देने वाला कौन था? डेविड वेस्लर था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी आपके रीट लेवल 2 में पूछा है। ये कह रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न, इसका मतलब उसके आसपास की किसी प्रकार की विषय वस्तु है, उसके बारे में बच्चा समझने का प्रयास कर रहा है, अपने स्थान विशेष के बारे में बच्चे की बुद्धि अच्छी है, तो आप शिक्षक के रूप में उस विद्यार्थी के माता पिता को उच्च अध्ययन में किस विशेषता क्षेत्र में जानने के लिए मार्गदर्शित करेंगे? मान के चलो आपके विद्यालय में आप जब शिक्षक बनेंगे, कल परसों मेरी ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मेरी दिल से दुआएं आपके साथ है कि आप भी शिक्षक बने, विद्यालय में जाओ, अपना नाम रोशन करो और उन बच्चों को भी क्या करो, देश के लिए कुछ भागीदारी के रूप में अग्रसर की भावना निभाओ। अब देखो ये कह रहा है कुछ बच्चा ऐसा जो स्थानिक बुद्धि में तेज है, इसका मतलब आसपास की बुद्धि में तेज है। उस बच्चे ने 12th पास की, तो आप माता पिता क्या बोलोगे बच्चे को कहाँ के लिए बच्चे को भेजना चाहिए? तो मैंने अभी कहा था कि स्थानिक बुद्धि किस में होती है? आपका मूर्तिकार है, आपका सर्वेक्षण अधिकारी है, आपका कौन सा है? अब देखो यहाँ पर देखो, गणितज्ञ दार्शनिक, गणितज्ञ में कैसी बुद्धि होती है? आपकी तार्किक बुद्धि होती है। इसका मतलब यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन गलत हो गया। इसमें कैसी होती है? दार्शनिक के अंदर आपकी अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। कैसी होती है? अस्तित्ववादी होती है। और भौतिक विज्ञान में कैसी होती है? आपकी तार्किक बुद्धि होती है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। संगीतकार में कैसी बुद्धि होती है? आपकी संगीतात्मक बुद्धि होती है। और नर्तक और खिलाड़ी में कैसी बुद्धि होती है? वो आपकी होती है शारीरिक गतिज बुद्धि। कैसी होती है? शारीरिक गतिज बुद्धि होती है। ठीक है, फिर बात आता है योग्य प्रशिक्षक संत में कैसी आती है? अभी कहा था आपका अंतराव्यक्तिक बुद्धि आती है। अध्यापक में कैसी आती है? अध्यापक में आपको पता है कैसी आती है? भाषाई बुद्धि आती है। और राजनीति में कैसी आती है? राजनीति के अंदर आती है आपके सेल्समैन में, वो भी आपकी अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होती है। लेकिन जो आपका कैसा चित्रकार है, सर्वेक्षण अधिकारी है, वास्तुकार, इंजीनियर में कैसी होती है आपकी? इसमें आपकी स्थानिक बुद्धि होती है, जो किसी स्थान विशेष के बारे में क्या करता है? अपने चीज़ों को समझता है और समझने के बाद उसको जीवन पर्यंत आगे करके अपने उस क्षेत्र में किसी विशिष्ट पृष्ठभूमि को या फिर विशेष किसी चीज़ को या विशेष उपलब्धि को हासिल कर लेता है। उस व्यक्ति में कैसी बुद्धि होती है? आपकी स्थानिक बुद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या है? देखो श्रील बर्ट कहता है कि EQ बराबर शैक्षिक लब्धि बराबर EA, जिसे बोलते हैं शैक्षिक आयु बटे क्रॉनिकल आयु अर्थात वास्तविक आयु गुणा 100। इस सूत्र को कौन देता है? आपका श्रील बर्ट देता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? EA बटे CA गुणा 100। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर एकदम है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
ये भी आपके आरपीसी सेकंड ग्रेड में पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। कुछ आपके सामने बुद्धि के मॉडल है, सिद्धांत है, कुछ आपके सामने देने वाला मनोवैज्ञानिक है। पहला कह रहा है कि बुद्धि को द्विकारक सिद्धांत, तो कौन देता है आपको पता है, स्पीयरमैन देता है, जिसमें कहते हैं बुद्धि में द्विकारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका जी कारक होता है और एक एस कारक होता है। ठीक है। बुद्धि का सोपान की मॉडल, अर्थात बुद्धि का कह सकते हैं कि ऐसे कौन कहता है कि व्यक्ति अपनी मानसिक संक्रिया को प्रयोग एक पदानुक्रम में कहता है। इस बात को सपोर्ट करने वाले भाई साहब क्या नाम था, बर्ट और वर्नन थे। ठीक है। बुद्धि का बहुकारक अभी पढ़ाया था, कौन देता है, थॉर्नडाइक देता है, जिसकी तुलना किससे करता है, परमाणु और कह सकते हैं आपके रेत के टीले से करता है। और बुद्धि प्रतिमान या फिर बुद्धि आयाम का सिद्धांत देने वाला कौन था, गिलफर्ड था, जिसके 3 आयाम बताता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए आपके 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1 और 3, 4, 2, 1 और 3। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो, वापस आपके पीटीआई सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। ये वापस वही कह रहा है कि जो आपका गिलफर्ट है, क्या कह रहा है, ये जो गिलफर्ट है इसके द्वारा बुद्धि के त्रिआयामी मॉडल के विमाओं और उसके एलिमेंट्स का सही मिलान नहीं है। इसका मतलब आप में 3 सही है, एक यहाँ पर ऑप्शन आपको गलत प्रदर्शित कर रहा है। आपको पढ़ाया था कि संक्रिया, संक्रिया के अंदर आता है मूल्यांकन, बिल्कुल आता है, संक्रिया में मूल्यांकन आता है, आपकी स्मृति आती है, आपका अपसारी चिंतन आता है, आपका अभिसारी चिंतन आता है, और सबसे बड़ी यहाँ पर क्या बात आती है, आपका क्या हो सकता है कि स्मृति है, मूल्यांकन है, और एक यहाँ पर क्या आता है, आपका संज्ञान आता है। तो 5 प्रकार की विषय वस्तु किस में आती है आपके, ये आपके संक्रिया में आती है। उत्पाद में अर्थगत आती है आपकी, शाब्दिक आती है आपकी, संकेतात्मक आती है, आपकी प्रतीकात्मक आती है, और आपकी व्यवहारिक आती है। बिल्कुल बात सही, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। लेकिन संक्रिया में संज्ञान आता है, बिल्कुल बात है, संज्ञान आता है। लेकिन विषय वस्तु में प्रतीक आता है, विषय वस्तु में प्रतीक आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कौन सा ठीक नहीं है ना, कौन सा सुमलित नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, कौन सा सुमलित नहीं है। तो यदि आपको बता दें कि जो अर्थगत है, शाब्दिक है, ये सारी किस में आती है, सारी आपके विषय वस्तु में आती है। किस में आती है, विषय वस्तु में आती है। तो उत्पाद में क्या आती है, उत्पाद में आपको पता है कि आपकी वर्ग आती है, आपका इकाई आता है, संबंध आता है, परिवर्तन आता है, आता कि नहीं आता, आपका निहार्थ आता है, अनुप्रयोग आता है। लेकिन कहीं पर भी उत्पाद में अर्थगत नहीं आती। अर्थगत किस में आती है, आपके विषय वस्तु में आती। ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ गलत है, बाकी सारे यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर रहने वाले। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। ये लो वापस पीटीआई सेकंड ग्रेड में आया। आपके आरपीसी सेकंड ग्रेड में क्या पूछा है कि सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, लेकिन यहाँ पूछ रहा है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। देखो कितना अच्छा प्रश्न है, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है, ये भी आपको मुख्य रूप से 2 प्रकार का याद करना है। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी आप कितने प्रकार का होता है, आपके 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक का नाम है आपके आर्मी अल्फा, एक का नाम हो जाएगा आर्मी अल्फा, और एक दूसरे का नाम हो जाएगा आर्मी जनरल कॉमन टेस्ट। तो 2 प्रकार के किस में आते हैं आपके, ये आपके आते हैं सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आते हैं। लेकिन आपको पता है कि रेवेन 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 प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस में आता है, तो ये भी आपके आता है सामूहिक के अंदर। लेकिन सामूहिक कैसा है, सामूहिक आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। फिर कह रहा है आर्मी अल्फा, तो आर्मी अल्फा कैसा आपका सामूहिक सामूहिक शाब्दिक है, बिल्कुल। वेस्टलर का बुद्धि परीक्षण कैसा है, वेस्टलर का बुद्धि परीक्षण आपका शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बुद्धि का मिश्रित परीक्षण बोलते हैं। और आर्मी बीटा कैसा है, आर्मी बीटा आपको पता है कैसा है, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो ऑप्शन नंबर 2 कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, सामूहिक शाब्दिक हो जाएगा। बाकी तीनों यहाँ पर एकदम क्या हो रहे हैं, इनकरेक्ट होने का प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है। बुद्धि परीक्षण में से आपके एक प्रश्न पक्का है, बुद्धि के मॉडल और बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि के जो भी आपके कह सकते हैं कि मापन है, वहां से 1% 100% आपके एग्जाम में आने वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसका नाम क्या। ये आपके सेकेंड ग्रेड के अंदर प्रश्न पूछा गया है 2023 में। तो आपको पता है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत देने वाला कौन था, उस व्यक्ति का नाम था, मनोवैज्ञानिक का नाम था अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने क्या कहता है कि व्यक्ति के बुद्धि में केवल एकमात्र एलिमेंट होता है, एक कारक होता है, उस कारक के माध्यम से व्यक्ति सभी प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं का क्या करता है, समाधान करता है।
इसीलिए उस एक कारक को बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया। लेकिन कुछ ही समय बाद स्पीयरमैन ने उस सिद्धांत को क्या कर दिया, अमान्य कर दिया। ठीक है, बुद्धि का द्विकारक देने वाला कौन था, आपका स्पीयरमैन था। स्पीयरमैन कहता है कि व्यक्ति के बुद्धि में दो प्रकार के कारक होते हैं। एक कारक कैसा होता है, आपका जन्मजात होता है, उस कारक का नाम देता है जी कारक, जिसे बोलता है सामान्य कारक। एक कारक होता है व्यक्ति में कैसा अर्जित होता है, जिसका नाम देता है विशिष्ट कारक। ठीक है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत आपको बता दो किसने, थॉर्नडाइक देता है। इस थॉर्नडाइक कहता है कि व्यक्ति के मानसिक प्रक्रिया में बहुत सारी क्या होती है, मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि एक रेत के टीले में होती है, जिस प्रकार से एक परमाणु के अंदर छोटे छोटे क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। उसी प्रकार से बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत देने वाला कौन था, वो आपका थ्रस्टन था। वो थ्रस्टन क्या कहता है कि व्यक्ति की बुद्धि में कुल मुख्य रूप से 7 प्रकार की क्या होती है, 7 प्रकार की क्या होती है, योग्यताएं होती। उन्हीं योग्यताओं के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपने विभिन्न प्रकार के बुद्धि के कार्यों को संपादित करता है। इस बात को सपोर्ट करने वाले कौन थे, थ्रस्टन भाई साहब थे, और ये सिद्धांत आपके 1938 में देते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत आपके 1920 में देते हैं, स्पीयरमैन आपके 1904 में देता है, और अल्फ्रेड बी ने भी आपके 1904 में देता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके बुद्धि के सिद्धांत है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला कह रहा है कि बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये भी आपके सेकंड ग्रेड प्रश्न में पूछा गया। तो वो यहाँ पर दो प्रकार की चीजें आती है। यदि आपसे पूछे कि आईक्यू का सबसे पहले सूत्र देने वाला, तो उस मनोवैज्ञानिक का नाम आएगा स्टर्न। यदि स्टर्न नहीं आया तो उसके साथ में क्या आएगा, स्टर्न वह कूलमान आता है। ये दोनों कब देते हैं, आपके 1912 के अंदर देते हैं। लेकिन वापस आपसे पूछ ले कि बुद्धि का संशोधित सूत्र देने वाला, तो बुद्धि का संशोधित सूत्र देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम था क्या, उसका नाम था अपने भाई टर्मन। और कब देता, 1916 में। वो सूत्र क्या होता आपको अच्छे से पता है कि आई क्यू बराबर MA/CA, और गुणा किससे करेगा, गुणा आपके 100 से कर लेगा बस। तो इस सूत्र को देने वाले भाई साहब का क्या नाम था, स्टर्न था। स्पीयरमैन क्या देता है, बुद्धि के 2 मॉडल जी और एस। गिलफर्ड देता है बुद्धि के 3 आयाम। और वेस्लर क्या देता है, बुद्धि का आपका मिश्रित परीक्षण देता है, जिसमें आपके बुद्धि के शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के शब्दों को सम्मिलित करते हुए बुद्धि का मापन करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपके रीड थर्ड ग्रेड मेंस 2023 के अंदर लेवल 1 के अंदर पूछा गया। इसमें कह रहा कि कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है। अब यहाँ समझने का प्रयास करना, जो आपकी भाटिया बैटरी परीक्षण है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हो सकता है लेवल 1 में पूछा है, इस बार वापस से आपके रीट लेवल 1 या 2 के अंदर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि भाटिया इसलिए है क्योंकि बाकी वाले जो देखो आपका वेस्लर बुद्धि परीक्षण है, आपका रेवेन है, आर्मी अल्फा है, आर्मी बीटा है, अल्फ्रेड बिने है, बिने साइमन है, ये सारे परीक्षण कैसे, ये सारे परीक्षण आपके लिए विदेशी परीक्षण है। लेकिन भारतीय मनोवैज्ञानिक है, उस मनोवैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर, बात को समझने का प्रयास करना का, उस मनोवैज्ञानिक का नाम है जो भारत का था, उसका नाम है डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया। ये क्या करता है, चंद्रमोहन भाटिया एक परीक्षण देता है, उस परीक्षण का नाम है बैटरी प्रदर्शन परीक्षण। और ये कैसा परीक्षण है, ये आपके बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। कैसा है, ये आपके बुद्धि मापने का निष्पादन परीक्षण है। इस परीक्षण के अंदर ये भाटिया क्या करता है कि 5 उप परीक्षण देता है, 5 उप परीक्षण को देता है भाटिया आपके। कितने उप परीक्षण, आपके 5 उप परीक्षण देता है, जिसमें 5 उप परीक्षण नाम है। एक तो ये क्या करता है, आपके कोहो का ब्लॉक बिल्डिंग देता है। दूसरे परीक्षण का नाम है आपके अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट। तीसरा परीक्षण क्या नाम देता है इसका, तीसरे का ये नाम देता है चित्र निर्माण परीक्षण। चौथे का ये नाम देता है आपके घन रचना, सॉरी चौथे का नाम देता है ये आपके पैटर्न ड्राइव। क्या नाम देता है, चौथे का नाम देता है ये आपके पैटर्न ड्राइंग। और पांचवे का ये नाम देता है तात्कालिक स्मृति परीक्षण। क्या नाम देता है, तात्कालिक स्मृति परीक्षण। इस प्रकार से ये बुद्धि के 5 प्रकार के क्या देता है, उप परीक्षण देता है। तो कौन कौन सा देता है, आपका कोहो देता है, अलेक्जेंडर देता है, चित्र निर्माण है, पैटर्न ड्राइव और तात्कालिक स्मृति है। यहाँ कह रहा कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो देखिएगा अलेक्जेंडर का पास परीक्षण है, बिल्कुल है। चित्र निर्माण है, बिल्कुल है। पैटर्न ड्राइव है, बिल्कुल है। लेकिन वस्तु समानुक्रम परीक्षण यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देता। तो यहाँ इसके अलावा 2 क्या है, एक तो आपकी तात्कालिक स्मृति है, और एक आपका कौन सा है यहाँ पर, एक आपका कह सकते हैं हो जाएगा कोहो का ब्लॉक बिल्डिंग। क्या हो जाएगा,
कोहो का ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। इस प्रकार से आपका चंद्रमोहन भाटिया बैटरी परीक्षण को 5 प्रकार के उप परीक्षण में बांटता है। पांचों उप परीक्षण को याद कर लो, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आने की भरपूर गुंजाइश है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1994 में बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया। ये भी आपके थर्ड ग्रेड इंग्लिश के अंदर पेपर पूछा गया लेवल 2 के अंदर। तो बता दूं आपके बुद्धि का पास मॉडल देने वाले 3 मनोवैज्ञानिक थे। एक मनोवैज्ञानिक का नाम था नीलगिरी, एक का नाम था जेपी दास और एक का नाम था किर्वी। इन तीनों ने मिलकर आपके क्या किया है, 1994 में बुद्धि का पास मॉडल दिया, जिसमें यह कहता है कि यदि आप बुद्धि के माध्यम से किसी भी कार्य को संपादित कर रहे हो तो किसी भी कार्य को संपादित करते समय आपके पास में कुल 4 प्रकार के आयाम होने चाहिए। उन चारों आयाम का क्या नाम देता है आपके, ये पास देता है। जिसमें पहले पी का मतलब ये कहता है प्लानिंग। ये कहता है आप कुछ भी काम करो तो सबसे पहले आपके पास में प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास में योजना होनी चाहिए। बिल्कुल बात सही कर रहा है। जैसे ही आपके पास में योजना है तो उस समस्या को समाधान करने के लिए आपके पास अटेंशन होना चाहिए, आपके पास में अवधान या फिर आपके पास में ध्यान केंद्रित करने की शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल एकदम सही करेक्ट बात को यहाँ पर दर्शा रहा है। जैसे ही आपके पास में अटेंशन है, अटेंशन के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, सिमुलटेंस होना चाहिए। इसका मतलब आप जो भी समस्या का समाधान कर रहे हो उस समस्या को समाधान करने के लिए आपको समस्या के क्या करना पड़ेगा, आपको समस्या के समकालिक आपको काम करना पड़ेगा। जैसी समस्या है उस समस्या के साथ आपको समाधान के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जैसे ही आप समस्या का समाधान करना शुरू कर जाओगे तो आपको कैसा होना पड़ेगा, सक्सेसिव, अर्थात कह सकते हैं आपको क्रमिक रूप से, आपको अनुक्रमिक रूप से क्या करना पड़ेगा, समस्या का समाधान करना पड़ेगा। इन 4 आयामों को सपोर्ट करने वाला कौन सा मॉडल आपका बुद्धि का पास मॉडल है। देने वाले कौन थे, जेपी दास, नीलगिरी और किर्वी। कब देते हैं, 1994 के अंदर। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी आपके रीड गट थर्ड इंग्लिश के अंदर पूछा है। क्या पूछ रहा है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है तो कौन सी बुद्धि है। यह कहती है एक शिक्षिका है, वो शिक्षिका बच्चों को अलग अलग कार्य करवाने के लिए अलग अलग विभिन्न प्रकार की वैविध्यपूर्ण विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का काम करती है। इसका मतलब उसके पास में बुद्धि बहुत प्रकार की बुद्धियां हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बहुबुद्धि का प्रयोग कर रही है। और आपको अच्छे से पता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, आपका गार्डनर था। कौन था, गार्डनर आपके बुद्धि का यहाँ पर प्रयोग करता है। बाकी आपको अच्छे से पता है ये वाइगोस के आपके विकास सिद्धांत देता है, जीन प्याजे बाल विकास से संबंधित है, कोलबर्ग आपके बाल विकास है। तो इनका बुद्धि में नाम कहाँ से आया, वैसे भी आप इस प्रश्न को आराम से सही कर सकते हो, अपने दिमाग से कर सकते हो। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये आपके रीड थर्ड ग्रेड हिंदी के अंदर प्रश्न पूछा है। क्या पूछ रहा है कि स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी क्या है। देखो स्पीयरमैन बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत देता है 1904 के अंदर। उस समय कहता है कि व्यक्ति में 2 प्रकार की बुद्धि होती है। एक होती है जन्मजात बुद्धि, जिसको ये कहता है जी कारक, जो कहता है कि व्यक्ति में सामान्य प्रकार की बुद्धि लगभग 95% लोगों में वही होती है। दूसरा कहता है अर्जित बुद्धि, जो व्यक्ति में लगभग 5% होती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। तो यहाँ कह रहा है जी, मतलब जी का मतलब होता है सामान्य बुद्धि। कैसी बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि को आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, ये आपको प्रेजेंस कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला कह रहा है कि एक 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु, देखो जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, उस बच्चे का आईक्यू क्या, ये भी आपके रीड थर्ड ग्रेड हिंदी के अंदर प्रश्न पूछा गया 2023 में। तो आपको अच्छे से पता है बुद्धि का सूत्र क्या होता है। बुद्धि का सूत्र होता है आईक्यू बराबर MA/CA गुणा 100। और आपके सामने कह रहा है बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, तो 16 वर्ष है। वास्तविक आयु कितनी है, 25 वर्ष है। गुणा करो 100 से, तो आपको पता है 25 चौके 100 और 16 चौके 64। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है आपकी बुद्धि लब्धि में से एक आध प्रश्न आ जाए। सूत्र को आराम से याद करके जाना। सूत्र देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था, आपका टर्मन था। कब देता, 1916 के अंदर देता। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला वापस आ गया कि आर्मी अल्फा परीक्षण किसका उदाहरण है। ये भी आपके थर्ड ग्रेड संस्कृत के अंदर पेपर पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं, एक टेस्ट आपका होता है आर्मी अल्फा और एक टेस्ट होता है आपका आर्मी बीटा। अभी मैंने बताया था, फिर भी एक बार वापस समझ लो। आर्मी अल्फा आपका कैसा है, आर्मी अल्फा आपका सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। कैसा है, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है।
और आर्मी बीटा कैसा है, सामूहिक अशाब्दिक है। कैसा है, सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है। तो यहाँ पर देख लो, तो ये कैसा कह रहा है, आर्मी अल्फा। तो आर्मी अल्फा आपका कैसा है, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। कैसा है, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, आपको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। यदि पूछे अशाब्दिक सामूहिक तो कौन सा हो जाएगा, आर्मी बीटा हो जाएगा। लेकिन आर्मी अल्फा कैसा, आपका सामूहिक शाब्दिक प्रकार का बुद्धि परीक्षण है। ये आपके रीड थर्ड ग्रेड, आपके कह सकते हैं थर्ड ग्रेड संस्कृत के पेपर में पूछा गया। हो सकता है इस बार आपके पूछ ले। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला कह रहा है कि बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला परीक्षण का निर्माण किसने किया। ये भी आपके रीड थर्ड ग्रेड संस्कृत के पेपर में पूछा गया। तो आपको अच्छे से पता है कि बुद्धि शब्द देने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक था फ्रांसिस गाल्टिन, और बुद्धि का प्रथम क्रियात्मक परीक्षण देने वाला था सेंगुइन। मैं आपको यहाँ पर 3 चीज लिखवा रहा हूं। यदि पूछे कि सबसे पहले बुद्धि शब्द देने वाला, सबसे पहले बुद्धि शब्द देने वाला मनोवैज्ञानिक का नाम था आपके फ्रांसिस गाल्टिन, अच्छे से ध्यान रखना। यदि पूछ ले बुद्धि का प्रथम क्रियात्मक परीक्षण, बुद्धि का प्रथम क्रियात्मक यदि आपसे परीक्षण पूछ ले तो वो देने वाला कौन था, उस मनोवैज्ञानिक का नाम था सेंगुइन। कौन था, सेंगुइन। और कब देता, आपके 1866 के अंदर देता, 1866 में। यदि पूछ ले बुद्धि का प्रथम परीक्षण देने वाला उस मनोवैज्ञानिक का नाम था बिने, और उस परीक्षण का क्या नाम था, परीक्षण का नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। क्या नाम था, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। कब देता है, ये 1905 के अंदर देता है। और ये कब देता है, आपके 1885 में देता है बुद्धि शब्द, ठीक है। तो अल्फ्रेड बिने था जिसने सबसे पहले बुद्धि का प्रथम परीक्षण किया था बुद्धि पर। कब किया था, 1905 में किया था। बुद्धि का परीक्षण कैसा था, उस समय था आपका व्यक्तिगत शाब्दिक प्रकार परीक्षण। जो बुद्धि का पहला परीक्षण है, ये परीक्षण का नाम क्या था, इस परीक्षण का नाम था आपके बिने साइमन परीक्षण। और जो बिने साइमन परीक्षण है, इस परीक्षण को अपन क्या बोलते हैं, इस परीक्षण को अपन बोलते हैं व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण। ये कैसा होता है, ये आपके बुद्धि का व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। इस बात को ध्यान रखने का प्रयास करिएगा। बाकी आपको अच्छे से पता है स्पीयरमैन बुद्धि के 2 देता है, एक तो आपका जी कारक, एक एस कारक। हार्वर क्या देता है, आपका बहुबुद्ध देता है। और थ्रस्टन क्या देता है, आपका समूह कारक सिद्धांत देता है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये आपके थर्ड ग्रेड साइंस और मैथ्स के पेपर में पूछा गया 2023, जो आपके फरवरी में एग्जाम होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। वापस इसको क्या करना है, सम्मिलित करने का प्रयास करना है। पहला कह रहा है कि बर्ट और वर्धमान ने, तो आपको पता है कि बर्ट और वर्धन ने बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया, बिल्कुल बात सही, ऑप्शन नंबर 2 ठीक कर लो। फिर कह रहा है स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। तो कहां पर हो जाएगा बुद्धि का, जिसमें 2 कारक कौन से, सामान्य और विशेष। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला। फिर कह रहा है स्टर्नबर्ग, तो रॉबर्ट क्या कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। और स्टर्नबर्ग ने क्या दिया था, बुद्धि का त्रिचापीय या फिर बुद्धि का ट्राई आर्किक सिद्धांत दिया था। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होना चाहिए, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको सिद्धांत आराम से आते होंगे, कम से कम सिद्धांत देने वाला कौन था उसका तो नाम कम से कम याद कर ही लेना। और जहाँ तक मेरा प्रयास है कि मैंने सारे सिद्धांत आपके सामने यहाँ पर खोल दिए, ताकि आपको एक भी प्रश्न यहाँ से गलत करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक चीज़ आपसे मैं अरदास करता हूँ, आपके लिए एक छोटी सी कह सकते हैं कि इस क्लास को जितना हो सके प्यार दीजिएगा। क्योंकि देखिएगा अभी आपको हालांकि यहाँ पर टाइम शो नहीं हो रहा होगा, अभी सुबह को 6:30 बजे, क्योंकि मुझे क्या करना, मुझे आपके लिए 8 बजे क्लास अपलोड करनी है। तो सुबह को 6:30 बजे मैं आपके लिए यहाँ से क्लास ले रहा हूँ। सोचिए कितनी बार सर्दी है, कितनी आपके लिए क्या है, बहुत बार सर्दी है, बहुत बार कोहरा है। मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए क्लास टाइम पे आनी चाहिए। मैं चाहता था क्लास आपकी लेट कर लेता 11 बजे 12 बजे। मैंने कहा नहीं भाई साहब, क्यों मेरी भी अभी क्या है, वर्तमान में सर्दियों की छुट्टियां है, तो मैं सोच रहा हूँ बाद में। मैंने कहा नहीं यार, सुबह 8 बजे बच्चे वेट करते हैं क्लास का, इसका मतलब बच्चों के पास 8 बजे क्लास जानी चाहिए, तो क्लास जानी ही चाहिए। यदि मैं 8 बजे से लेट करूंगा तो मैं आज लेट क्यों करूं, बच्चों के पास क्लास प्रॉपर टाइम में जानी चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। इसलिए बस क्लास को प्यार दीजिएगा, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास को जितना हो सके शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, है ना। क्योंकि देखो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम आपको देना है, आप होंगे सिलेक्शन, हम सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बस मेरा ऐसा प्रयास है कि हर बच्चे को मनोविज्ञान आनी चाहिए, हर बच्चा मनोविज्ञान में 20 में से 20 पूरे नंबर लेके आए,
जितने भी आपके 10 में से 10 हैं, चाहे 20 में से 20 सभी बच्चे मनोविज्ञान में क्या हो, पारंपरिक हो। मेरे से पढ़ने वाला हर बच्चे को मनोविज्ञान आना चाहिए, हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके लिए मैं आपके लिए ये प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए भाई, देखो ऐसा कौन कहता है, ये आपके रीड थर्ड ग्रेड एसएसटी में प्रश्न पूछा गया है। एक मनोवैज्ञानिक है, उस मनोवैज्ञानिक का नाम है बोरिंग। यदि आपने परिभाषा नहीं याद कर ली तो याद कर लो। बोरिंग क्या कहता है? बोरिंग कहता है कि बुद्धि परीक्षण वही है जो बुद्धि मापती है। बुद्धि वही है जो वो क्या करता है, बुद्धि परीक्षण मापता है। ये परिभाषा देने वाला कौन था? मनोवैज्ञानिक आपका बोरिंग था। बोरिंग क्या कहता है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। इस परिभाषा को सपोर्ट करने वाले भाई साहब कौन थे? आपके बोरिंग थे। ये भी आपके थर्ड ग्रेड एसएसटी के अंदर प्रश्न पूछा गया। इस बात को आराम से ध्यान रखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अल्फ्रेड बिने क्या कहता है? बिने कहता है कि अमूर्त विचार करने की योग्यता ही आपकी क्या है? बुद्धि है। साथ में ये भी कहता है, क्या कहता है कि बुद्धि इन 4 तत्वों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, 4 प्रकार शब्दों कहता है। ये क्या कहता है बकीगम? कि वातावरण के साथ अपने कह सकते हैं कि मस्तिष्क द्वारा झेलने की क्षमता क्या कहलाती है आपकी? क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। तो परिभाषा को याद कर लें, लेकिन इसकी बोरिंग की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद करके जाना। अगला आपके आरपीसी पीटी 2022 में प्रश्न पूछा गया है कि बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत विकास किसने किया? आपको पता किसने किया? चार्ल्स स्पीयरमैन देता है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत देता है, जिसमें जी और एस का बताता है। थॉर्नडाइक क्या कहता है? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत देता है। ये देता है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत देता है, ठीक है। चलो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चार्ल्स स्पीयरमैन हो जाएगा। ये चार्ली स्पीयरमैन नहीं है, कौन है आपका? चार्ल्स स्पीयरमैन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके रीट 2022 में पूछा गया है। जिस समय आपके एक आपके लेवल 2 का पेपर यहाँ पर क्या हो चुका था, उस समय रद्द हुआ था, उस समय की बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। इसका मतलब व्यक्ति के पास जितने कार्य है ना, प्रत्येक कार्य की क्या होती है? फोटोकॉपी होती है, उसका एक सिंबल होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदश के रूप में, क्या कह रहा है? कुछ समस्याओं को प्रतिदश के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, थ्रस्टन, गिलफर्ट या थॉमसन? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत गहरा प्रश्न है। देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, आपको अपने आप समझ में आएगा। पहले आप एग्जाम्पल समझो। मान के चलो आपको घर में क्या लेके आना? आपको घर में 40 किलो गेहूं लेके आना। क्या लेना है? आपके घर वाले बोला बेटा बाहर जा रहा मार्केट, हाँ। तो आते समय बेटा मंडी से क्या लेके आना? मंडी से आते समय 40 किलो गेहूं लेके आना। आपने कहा ठीक है पापा, मैं लेके आ जाऊंगा, मेरे को आप क्या करो, कार की चाबी दो ताकि मैं भी घूम लूंगा, और मैं आते समय क्या ले आऊंगा? गेहूं का कट्टा ले आऊंगा। ठीक है। आप कहाँ चले गए? आप चले गए गेहूं का कट्टा लाने के लिए मंडी चले गए, ठीक है। जैसे ही आप मंडी गए, आपने गए मंडी के आपने किसी एक दुकान के अंदर गए, उस दुकानदार को बोला कि भैया गेहूं क्या भाव है? उसने बोला कि देखो बेटा, गेहूं आपके 3,000 रुपये क्या है? प्रति क्विंटल है। यदि आपको 100 किलो गेहूं लेना है तो आपको 3,000 रुपये पे करना पड़ा। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार मुझे गेहूं चेक तो करा दो। उसने कहा ये मेरे बड़ा सा एक क्या भर रखा है, बड़ा सा एक क्या भर रखा है, गेहूं का एक भंडार है, या फिर गेहूं का एक क्या भर रखा है, पात्र भर रखा है, जिसके अंदर बहुत सारे क्या है? गेहूं है। आपने कहा ठीक है, ये इतने सारे गेहूं पड़े, तो आप कहोगे मैं देखता हूँ गेहूं अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, अच्छे है कि नहीं है। तो आप क्या चेक करोगे? क्या आप जो गेहूं का बहुत बड़ा भंडार है इसको खाली करोगे? नहीं भाई साहब, आप गेहूं के भंडार को खाली नहीं, तो क्या करोगे? आप इस जो जितने इतने सारे गेहूं हैं, इस गेहूं के अंदर आप हाथ डालोगे, हाथ डाल के कुछ 3 या 4 या फिर एक इतना सा हाथ भर के आप बाहर क्या निकालोगे? गेहूं निकालोगे। और गेहूं आप बाहर निकाल के ऐसे हाथों से चेक करोगे, अच्छा गेहूं कहीं काले तो नहीं पड़े, गेहूं कहीं बारिश में खराब तो नहीं हुए, गेहूं एकदम सही है। आपने हाथ में गेहूं को देखा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो आपके गेहूं का बहुत बड़ा क्या है आपके सामने? पात्र है। ये पात्र क्या कहता है कि व्यक्ति के पास समस्त प्रकार की मानसिक योग्यताएं होती है, बिल्कुल होती है। समस्त प्रकार की मानसिक योग्यताएं क्या होती है? गेहूं का पात्र है। लेकिन उसमें से कुछ ही आप क्या करते हैं? प्रतिदश के रूप में, अर्थात प्रतिदश का मतलब क्या होता है? पूरे गेहूं के पात्र में से पूरी मानसिक योग्यताओं के माध्यम से आप कुछ ही क्या करते हो? गेहूं का नमूना लेते हो,
या फिर गेहूं का सैंपल लेते हो, आपको अच्छे से पता है, बिल्कुल पता है। आपके सामने बहुत सारी मानसिक योग्यताएं हैं, लेकिन उन सभी प्रकार की मानसिक योग्यताओं में से कुछ ही प्रकार की समस्याओं का प्रतिदर्श करते हो। प्रतिदर्श का मतलब होता है चुनाव करना, गेहूं के पूरे पात्र में से कुछ ही गेहूं को लेना। इसका मतलब आपने गेहूं का सैंपल लिया है, आपने गेहूं का नमूना लिया है, आपने गेहूं का सैंपल लिया है, और आपको पता है कि मनोविज्ञान के बुद्धि सिद्धांत के अंदर सैंपल थ्योरी, नमूना थ्योरी, इसका तीसरा नाम होता है बुद्धि का प्रतिदर्श मॉडल, चौथा इसका नाम होता है बुद्धि का न्यायदर्श मॉडल। और ये देने वाला व्यक्ति, उस मनोवैज्ञानिक का क्या नाम था आपको अच्छे से पता है। उस मनोवैज्ञानिक का नाम था थॉमसन। और थॉमसन कब देता है? आपके 1916 के अंदर बुद्धि का सैंपल थ्योरी देता है, बुद्धि का प्रतिदर्श, न्यायदर्श, नमूना या फिर सैंपल थ्योरी को प्रस्तुत करता है। अब बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कितनी अच्छी बात कह के चला गया छोटे से प्रश्न के अंदर। लेकिन प्रश्न नहीं है, आपके दिमाग घुमाने वाला प्रश्न है भाई साहब। इतना सोचिएगा, पूरा मानसिक पात्र क्या है आपके सामने, गेहूं का पूरा गोदाम है। उस गोदाम में से किसी छोटे से गेहूं को लेना और देखना गेहूं सही है खराब है, अर्थात आपने गेहूं का नमूना लिया, आपने गेहूं का सैंपल लिया है। उस सैंपल को क्या बोलते हैं? बुद्धि का प्रतिदर्श या न्यायदर्श या बुद्धि का नमूना मॉडल या बुद्धि का सैंपल मॉडल देने वाला थॉमसन कब देता है? 1916 में। तो उस समय थॉमसन क्या कहता है कि जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती ना, उस समय व्यक्ति का पूरा मानसिक संक्रिया होती है, लेकिन व्यक्ति उस समस्या को समाधान करने के लिए पूरे मस्तिष्क में से किसी एक ही यूनिट का चुनाव करता है, ताकि पर्टिकुलर उस समस्या पर अपना ध्यान देकर उस चीज को क्या कर सके, समाधान कर सके। बिल्कुल यहाँ का उत्तर हो जाएगा 4। थॉर्नडाइक देता है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, थर्स्टन देता है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, और गिलफर्ड क्या देता है? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। एक बार कमेंट करिएगा ये प्रश्न नंबर 30 किस किस को समझ में आया। क्या इतना प्रश्न आपने पहले कभी सही ढंग से समझा है क्या? अभी तो क्लासेस शुरू हुई है, आप जिस दिन थ्योरी पढ़ लेंगे ना, यहाँ से आपके रीट एग्जाम के बाद अपन यहाँ पे कुछ थ्योरी की भी बात करेंगे। उस थ्योरी में आप देखना कि आपको मनोविज्ञान कैसे याद करवाई जाती है। आपके मनोविज्ञान जितने टॉपिक है, बुद्धि, समायोजन, व्यक्तित्व, आपके व्यक्तिगत विभिन्नता, आपका कह सकते हैं कि अधिगम है, बाल विकास है, शिक्षा, मनोविज्ञान है, अभिप्रेरणा, सारी चीज़ें आपकी माइंड में सेटअप करवा देंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। मनोविज्ञान आप सबके लिए एकदम सिंपल करवा देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये एमसीक्यूज पे ध्यान देने का, इसलिए प्रश्नों को हमेशा आराम से पढ़ो। प्रश्न आपके लिए क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ देखो ये भी कह रहा है चुनाव कर लेता है, अर्थात गेहूं का चुनाव कर लेता है सैंपल के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला कह रहा है कि बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? ये आपके आया रीट एग्जाम 2022 के अंदर। तो आपको पता है गार्डनर कहता है कि व्यक्ति के पास बहुत सारी बुद्धि होती है, और हार्वर्ड गार्डनर क्या कहता है? हार्वर्ड गार्डनर आपके बहुबुद्धि का सिद्धांत देता है। कब देता है? वो देता है आपके 1983 के अंदर। उस समय कहता है कि व्यक्ति के पास 7 प्रकार की बुद्धि होती है। फिर इसके 15 साल बाद 1998 में कहता है कि व्यक्ति के पास 8 प्रकार की बुद्धि होती है। फिर वर्ष 2000 में कहता है कि व्यक्ति के पास 9 प्रकार की बुद्धि होती है, जिसमें कौन सी बुद्धि नहीं है? तो आपको अच्छे से पता है कि अंतरा व्यक्तिक बुद्धि देने वाला आर्नर गार्डनर था। प्राकृतिक बुद्धि किसमें होती है? किसान में होती है, वन रक्षक में होती है, आपको अच्छे से पता है। ये किसमें होती है? आपके अंतराव्यक्तिक बुद्धि, अंतराव्यक्तिक आपको अच्छे से पता किसमें होती है? योगी संत महात्मा में। अस्तित्ववादी किसमें होती है? आपके दार्शनिक में होती है। लेकिन आपको भली भांति पता है कि जो आपकी सामयिक बुद्धि है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये देने वाले आपके मनोवैज्ञानिक कौन था? डैनियल गोलमैन था भाई साहब। कौन था? डैनियल गोलमैन, पीटर सेलो। कुछ याद आया क्या भाई? ये बुद्धि देने वाले कौन थे? पीटर सेलो, है ना, डैनियल गोलमैन। क्या क्वेश्चन समझ में आया क्या? बिल्कुल आया, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है। गिलफर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया? ये भी आपके सेकेंड गेट 2018 में प्रश्न पूछा गया, वापस देख लो भाई। गिलफर्ड कहता है कि बुद्धि के 3 आयाम होते हैं। यहां समझने का प्रयास करिएगा। गिलफर्ड कहता है कि जिस प्रकार से व्यक्ति की बुद्धि होती है, उस व्यक्ति के कुल 3 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम। देखो कैसे 3 आयाम, यहाँ देखो गिनने का प्रयास करना। ये कहता है कि व्यक्ति के बुद्धि के कुल कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम। देखो कौन कौन सा आयाम? ये कहते हैं देखो, एक आयाम तो आपका ये हो गया, इस आयाम का ये नाम देता है संक्रिया।
दूसरा यह कहता है कि जो व्यक्ति के बीच वाला आयाम है उसका ये नाम क्या देता है, विषय वस्तु नाम देता है। उसके बाद जो सर्वाधिक बाहरी वाला उसका नाम देता है उत्पाद। इस प्रकार से वो बुद्धि के 3 आयाम को देता है, जिसमें ये क्या कहता है कि व्यक्ति के प्रत्येक बुद्धि के अपने अपने आयाम होते हैं, प्रत्येक आयाम के अपने अपने कोष होते हैं, जिसमें वो कहता है कि संक्रिया के सर्वप्रथम 5 कोष थे, विषय वस्तु के 4 कोष थे, उत्पाद के 6 कोष थे। इस प्रकार से ये कहता है कि प्रारंभ में कुल कितने कोष थे, तो प्रारंभ में कुल कोष थे संक्रिया के 5, विषय वस्तु के 4, उत्पाद के थे 6। मल्टीप्लाई करो, 5 चौके 20, 20 छक्के 120। तो सर्वप्रथम कितने कोष थे, सर्वप्रथम आपकी बुद्धि के कुल 120 थे, किसके अनुसार, गिलफर्ट के अनुसार। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर एकदम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो मैंने आपको पहले याद करवाया कि आपके संक्रिया में क्या आता है, संज्ञान आता है, स्मृति आता है, अभिसारी चिंतन है, अपसारी मूल्यांकन आता है, ठीक है। विषय वस्तु में क्या आएगा, अर्थगत है, शाब्दिक है, संकेतात्मक है, व्यवहारिक है, आपका अर्थगत है, अच्छे से आपको पता है। इसमें आपकी वर्ग है, इकाई है, संरचना है, संबंध है, परिवर्तन है, साक्षरी या फिर निहार्थ है, आपको अच्छे से पता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला कह रहा है कि भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं। ये आपके पीठ है 2018 में प्रश्न आया, तो आपको अच्छे से पता है भाटिया बैटरी परीक्षण है वो कैसा परीक्षण, वो बुद्धि का आपका निष्पत्ति परीक्षण है। इसका मतलब इसमें बच्चों की उम्र लेता है 11 से 16 वर्ष, जिसमें क्या करता है बुद्धि के 5 उप परीक्षण। कितने परीक्षण देता है, इसमें ये बुद्धि के 5 उप परीक्षण को देता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 11 से 16 वर्ष हो जाएगा। बुद्धि के 5 उप परीक्षण कौन सा, आपके कोहो का मॉडल है, ब्लॉक बिल्डिंग, अलेक्जेंडर का पास मॉडल है, तात्कालिक स्मृति है, पैटर्न ड्राइव है, और एक आपका कौन सा देता है, चित्र निर्माण परीक्षण देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला कह रहा है कि वीईडी और केएम कारक किसने दी। ये भी आपके 2018 पीटीआई प्रश्न में पूछा गया। ये कह रहा है वीईडी और केएम कारक किसने दिया। अब इस बात को समझने का प्रयास करना, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, यदि आप ऑप्शन को सही ढंग से देखते हैं तो आपको पता है कि थॉर्नडाइक देता है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन देता है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। इसका मतलब 2 तो है नहीं, तो पीछे कौन सा बचा, पहला या फिर तीसरा। इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करना, कैसे मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, देखिएगा। एक मनोवैज्ञानिक का नाम होता है, उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ समझने का प्रयास करना। वो मनोवैज्ञानिक कहता है कि जब व्यक्ति अपनी बुद्धि की मानसिक संक्रियाओं का प्रयोग करता है, उस समय व्यक्ति अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का संयोग या फिर मानसिक प्रक्रियाओं का क्या करता है, प्रयोग एक क्या करता है, पिरामिड रूप में करता है। किस रूप में करता है, पिरामिड रूप में करता है, जो आपके निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर की होती है, जिसको ये 3 भागों में बांटता है। जिसमें कहता है कि जो व्यक्ति का सबसे निचला स्तर है, जो व्यक्ति का निचला स्तर है, उसके अंदर वो क्या देता है, उसमें कहता है कि व्यक्ति की विशिष्ट बुद्धि होती है। फिर कहता है जो व्यक्ति के सबसे उचला स्तर है, सबसे उच्च स्तर है, उसमें कहता है कि व्यक्ति की सामान्य बुद्धि होती है। लेकिन जो व्यक्ति का मध्य स्तर होता है, इसके अंदर व्यक्ति के पास में कुल 4 प्रकार की क्या होती है, संक्रियाएं होती है। उन 4 प्रकार, एक संक्रिया में ये नाम देता है वी, एक का नाम देता है ईडी, एक का नाम देता है के, और एक का नाम देता है एम। वी का यहाँ मतलब होता है वर्बल, वर्बल को अपन हिंदी में बोलते हैं शाब्दिक। ईडी का मतलब होता है एजुकेशन, जिसका मतलब होता है शिक्षा, या फिर अपनी भाषा में अपन क्या कह सकते हैं, इसको शैक्षिक कह सकते हैं। के का मतलब होता है नॉलेज, जिसे अपन बोलते हैं ज्ञान। साथ में इसका और कहते हैं क्या, इसको और बोलते हैं अपने अभी काइनेटिक मोशन, जिसे बोलते हैं शारीरिक गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, शारीरिक गतिज ऊर्जा, या फिर इसको बोलते हैं व्यवहारिक ऊर्जा भी बोलते हैं। तो इन शब्दों को देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था, उसका नाम था बर्ट व वर्मन। क्या नाम था, उस मनोवैज्ञानिक का नाम था बर्ट और वर्नर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आपका बर्ट और वर्नोन है, वो कहते हैं कि व्यक्ति अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का प्रयोग निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर एक पिरामिड रूप में करता है, जिसमें व्यक्ति की जो विशिष्ट क्षमता है उसका स्तर निम्न होता है, सामान्य क्षमता का उच्च होता है। लेकिन जो मध्य स्तर में व्यक्ति की शाब्दिक क्षमता है, शैक्षिक क्षमता है, व्यवहारिक क्षमता है, ज्ञान की क्षमता है, शारीरिक गतिज की क्षमता है, वो सारी किस्में आती है आपके मध्य स्तर में आती है। इसलिए 4 शब्द वी, ईडी और के एम। इस शब्द को देने वाला आपका मनोवैज्ञानिक कौन था, आपको अच्छे से पता है, बर्ट और वर्नर था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको सही ढंग से समझ में आया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आप ये चैप्टर वाइज क्लास देखो। आपके लिए देखो शिक्षण वीडियो की मैराथन क्लास आ चुकी है, फिर आपके लिए शैक्षिक परिदृश्य है और शिक्षा मनोविज्ञान की मैराथन क्लास यहाँ पर
आने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कुछ आपके सामने बुद्धि के मॉडल है और कुछ आपके सामने सिद्धांत है और सिद्धांत के सामने आपके सामने मनोवैज्ञानिक है। आपको सम्मिलित करना, ये आपके पीटीआई 2018 में प्रश्न पूछा गया कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन से सिद्धांत दिया, इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो आपको पता है जो गिलफर्ट है वो देता है बुद्धि का त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत देता है, बिल्कुल बात सही है। स्पीयरमैन क्या देता है, बुद्धि का द्विकर्ण सिद्धांत देता है। थॉर्नडाइक क्या देता है, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत देता है, बिल्कुल बात सही है, या बहुकारक देता है। और थर्स्टन क्या देता है, थर्स्टन देता है आपके बुद्धि का समूह कारक देता है। तो एक खंड कौन देता है, एक खंड देता है आपके अल्फर्ट बीने। तो क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, पहले में 4, फिर 1, फिर आपका हो जाएगा 2, और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पहले में हो जाएगा 5, फिर दूसरे में हो जाएगा पहला, तीसरे में हो जाएगा दूसरा, और चौथे में हो जाएगा तीसरा। तो 5 1 2 3, 5 1 2 3, आपके ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो रहा है, एकदम करेक्ट हो रहा है। बाकी यहाँ पर एकदम भी करेक्ट है नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला भी आपके आरपीसी सेकेंड गेट 2025 में प्रश्न पूछा गया, आपके से पूछा इमोशनल इंटेलिजेंस है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि डैनियल गोलमेल द्वारा प्रस्तुत संवेगात्मक बुद्धि के मिश्रित मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा कंस्ट्रक्टर सम्मिलित नहीं है, या फिर कौन सा आयाम कौन सा एलिमेंट संबंधित नहीं है। डैनियल गोलमैन अपनी 1995 के अंदर अपनी पुस्तक देता है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों है। उसके अंदर कहता है कि बुद्धि मापने के लिए संवेगात्मक बुद्धि के कुल 5 प्रकार के घटक होते हैं। उस घटक में जो सबसे पहला घटक होता है उस घटक का नाम होता है आत्म अवधारणा, जिसे बोलते हैं आत्म अवधारणा। क्या बोलते हैं, उसका नाम देता है आत्म जागरूकता या फिर आत्मबोध देता है, ठीक है। दूसरे घटक का नाम देता है स्वयं नियमन, जिसका दूसरा नाम क्या कहते हैं अपन, आत्म प्रबंधन कहते हैं। तीसरे का ये नाम देता है ये सामाजिक कौशल, बिल्कुल बात सही है। चौथे का यह नाम क्या देता है, चौथे का नाम देता है ये परानुभूति नहीं देता, तो क्या देता है, चौथे का ये नाम देता है परानुभूति, यहाँ लिखा हुआ सहानुभूति। क्या नाम देता है, परानुभूति। और पांचवा नाम क्या देता है, पांचवे का नाम देता है आत्म अभिप्रेरणा अर्थात सेल्फ मोटिवेशन। क्या देता है, सेल्फ मोटिवेशन। तो ये कहता है जिस व्यक्ति में संवेगात्मक बुद्धि होती है उस व्यक्ति में 5 प्रकार घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं, आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, आत्म अभिप्रेरणा, सामाजिक कौशल और परानुभूति। लेकिन कहीं पर भी आपके सहानुभूति की यहाँ पर बात नहीं करता, ठीक है। ये आपके आरपीसी सेकेंड गेट 2025 के अंदर प्रश्न पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला भी आपके आरपीसी सेकेंड गेट 2025 में प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पीयूष के पास दूसरों की भावनाओं को प्रतिबंधित करने का कौशल है। ये अवलोकन संवेगात्मक बुद्धि के किस घटक को इंगित करता है। अर्थात दूसरों की भावनाओं को प्रतिबंधित करना, इसका मतलब दूसरों की भावना मतलब अंतर्व्यक्तिक, इंटरपर्सनल। तो क्या हो जाएगा, अंतर्व्यक्तिक प्रबंधन। क्या हो जाएगा, अंतर्व्यक्तिक प्रबंधन क्या दर्शाता है, दूसरों की भावनाओं को प्रबंधन करना, उसको मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है, अंतर्व्यक्तिक प्रबंधन। अंतराव्यक्तिक क्या होता है, अंतराव्यक्तिक होता है क्या होता है, खुद की भावनाओं को प्रतिबंधित करना, ठीक है। यदि ये आपको हिंदी वाला सेंटेंस समझ में नहीं आए तो यहाँ पर आप इंग्लिश में आपको दिखा मिलेगा इंटरपर्सनल, और यहाँ मिलेगा आपको इंट्रा। इंट्रा मतलब खुद का, इंट्रा मतलब खुद का, इंटर मतलब दूसरों का भावनाओं को प्रतिबंधित करना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि डैनियल गोलमैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। ये सेम क्वेश्चन आपके आरपीसी फर्स्ट गेट के अंदर प्रश्न पूछा गया सितंबर 2025 के अंदर, या फिर कह सकते हैं जून में प्रश्न आया था ये। उस समय कहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। अभी मैंने कहा था कि डैनियल गोलमेल कहता है कि संवेगात्मक बुद्धि कुल 5 घटक है, जिसमें पहला घटक है आपके स्व जागरूकता, दूसरा है आत्मनियमन, तीसरा है मोटिवेशन, चौथे का नाम है आपके क्या, सामाजिक कौशल, और पांचवें आयाम का आपका क्या नाम है, पांचवें आयाम का नाम है परानुभूति। तो ये 5 प्रकार के आयाम या फिर एलिमेंट है, लेकिन कहीं पर भी आपके आत्मसम्मान की यहाँ पर बात नहीं करता है। आत्मसम्मान की बात करने वाला कौन था, उस मनोवैज्ञानिक का नाम था आपके अब्राहम मेस्लो, जो क्या कहता है व्यक्ति की 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती है। इसमें सबसे पहली जैविक होती है, फिर आपकी कैसी होती है, शारीरिक होती है, जैविक के बाद होती है सुरक्षा, सुरक्षा के बाद आपकी कैसी होती है, शारीरिक होती है, उसके बाद सम्मान, उसके बाद आपके आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ये भी आपके प्रश्न किस में पूछा गया, आरपीसी पीटीआई 2022 में पूछा गया।
तो आपको पता है डैनियल गोलमेल क्या करता है, संवेगात्मक बुद्धि का वास्तविक रूप से क्या करता है 1995 में क्या करता है, प्रतिपादन करता है। पीटर सेलेव और जॉन मियर क्या करता है, सबसे पहले क्या करते हैं संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बात करने वाले मनोवैज्ञानिक कब करते हैं 1990। लेकिन एडवर्ड फ्रीमैन आपके किसी प्रकार का संवेगात्मक बुद्धि से इसका संबंध नहीं है। बाकी तीनों का संबंध किससे, आपके संवेगात्मक बुद्धि से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला भी आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ 2022 में। क्या पूछ रहा है कि भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाला अर्थात इसका वास्तविक प्रतिबंध कौन है। तो आपको पता है कि भावात्मक बुद्धि का दूसरा नाम क्या होता है आपका, भावात्मक बुद्धि का दूसरा नाम होता है आपके संवेगात्मक बुद्धि। ये देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था, आपका डैनियल गोलमेल था। और कब देता, आपके 1995 के अंदर देता। ठीक है, ये कौन था, टर्मन। टर्मन आपके बुद्धि लब्धि का क्या देता है, सूत्र देता है। अल्फर्ट बिने क्या करता है, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत देता है। साथ में क्या कह सकता हूं, ये आपके मानसिक आयु शब्द को देता है अल्फर्ट बिने। साथ में क्या करता है, बुद्धि का पहला परीक्षण देता है। कौन देता है, अल्फर्ट बिने। बहुत कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। गाल्टन ने क्या दिया, गाल्टन ने आपके बुद्धि का सबसे पहले शब्द दिया। बुद्धि शब्द देने वाला सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था, वो आपका फ्रांसिस गाल्टन था। कब देता, 1885 में, 1885 में देता है। लेकिन संवेगात्मक बुद्धि या भावात्मक देने वाला कौन था, आपका डैनियल गोलमेल था। ठीक है, ऐसे प्रश्न जब भी पढ़ो हमेशा प्रश्न के चारों ऑप्शन को खोल कर पढ़ा करो, ताकि आपको अंदर से मजा आना चाहिए। भाई साहब ऐसी साइकोलॉजी हमने पहले क्यों नहीं पढ़ी थी, पहले ये बंदा कहाँ था पढ़ाने वाला। क्योंकि जब आप ऐसे चारों प्रश्न खोल के पढ़ते हो ना, आपको इतना मजा आता है पढ़ने के लिए। भाई साहब आपके एग्जाम में एक सिंगल प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होता है। कब, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार एमसीक्यू क्लास करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जितने आपके लिए 5 से 6 7 क्लासें हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, इसको आप एग्जाम से पहले एक बार वापस रिवाइज करके जाना। और मैं दावे से कहता हूँ आपके एग्जाम में सिंगल प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा, यदि आपको समझ विकसित है, यदि आपको प्रश्न करने का तरीका यदि आपको पता है। मैं आपको एग्जाम से पहले बताऊंगा कि पेपर को अटेंड कैसे करना, ताकि आपका रीट में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का लक्ष्य नहीं, ये आपके फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है। और आपका छोटा सा टॉपिक है मानसिक हेल्थ, जिसे बोलते हैं मेंटल हेल्थ। तो आपको पता है कि मानसिक स्वास्थ्य कुल कितने लक्ष्य, 3 लक्ष्य है। जिसमें पहला लक्ष्य क्या है कि मानसिक रोगों या विकारों की रोकथाम करना, उनका उपचार करना, उनकी सुरक्षा करना। लेकिन मानसिक रोगों की सूचना देना किसी प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य का लक्ष्य यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति को कैसे प्रभावित करती। ये भी आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो व्यक्ति को किस किस भागों में कौन कौन से आयाम को प्रभावित करती है। तो आपको पता है कि मानसिक रूप से अनहेल्दी पर्सन उसके फिजिकली हेल्थ को डेवलप करती, क्या इफेक्ट करती, बिल्कुल करती है। उसके व्यक्तित्व को क्या करती, प्रभावित बिल्कुल करती है। उसके समायोजन को करती है, उसके चिंतन होता है, सभी प्रकार की विशेषता क्या करती है उसका। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो व्यक्ति अपने फिजिकली हेल्थ है, चिंतन है, समायोजन है, सभी प्रकार के गुणों को क्या करेगा यहाँ पर प्रभावित करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। ये भी आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। क्या कह रहा है, ये किसने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ उचित समायोजन करने की योग्यता से है। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कहता है कि जो आपकी मानसिक स्वास्थ्य है, इस मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है कि वास्तविकता के साथ धरातल के साथ क्या करना है, समायोजन करना है। इस बात को कहने वाला आपका कौन सा मनोवैज्ञानिक था, इस प्रश्न का मुझे उत्तर देने का प्रयास करिएगा। बताओ भाई। तो आपको यदि भली भांति पता हो, ये जो आपका CW किलफोर्स है, ये सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य शब्द देता है। क्या देता है, ये सबसे पहले आपके मानसिक स्वास्थ्य शब्द देता है 1908 के अंदर। क्या देता है, 1908 के अंदर। कौन देता है, CW बेस देता है। कौन सी पुस्तक है, इसकी पुस्तक है ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। क्या है, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, इसमें देता है। ठीक है, लेडेल क्या कहता है, लेडेल ये परिभाषा देता है। क्या देता है, लेडेल कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है जो वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ यदि उचित समायोजन कर लेता है, उसके करने की योग्यता को क्या बोलते हैं, मानसिक स्वास्थ्य। ये परिभाषा देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था, आपका लेडेल था। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये आपके आरपीसी सेकंड ग्रेड में पूछा गया, सॉरी आपके किस में पूछा गया? फर्स्ट ग्रेड में। तो आपको पता है कि ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक देने वाला कौन था? C.W. बीयर्स था। और कब देता है? ये 1908 के अंदर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निम्न में से कौन सा सहयोग करता है? यदि बच्चे का आपको मेंटली हेल्थ अच्छा रखना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सर्वाधिक अच्छा है? तो आपको पता है कि यदि किसी बच्चे को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है, उस बच्चे के लिए अपने को क्या करना चाहिए? बच्चे की देखभाल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन माता पिता का असफल नहीं होना चाहिए। माता पिता ही तो सफल करेंगे, इसका मतलब ये तो आपका गलत हो गया। फिर क्या कह रहा है कि माता पिता द्वारा अपने बच्चे को अधिक स्नेह, अरे भाई अधिक प्यार भी नहीं करना चाहिए। अधिक स्नेह किया तो बच्चा आपका बिगड़ जाएगा, बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। फिर क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 3 कि अपने बच्चों के प्रति माता पिता का उचित व्यवहार, बिल्कुल हमेशा यदि बच्चे के साथ आपका व्यवहार उचित व्यवहार है, इसका मतलब आपका बच्चा सही ढंग से पढ़ पाएगा, आपके बच्चे का सही ढंग से मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल होगा। और चौथा क्या कह रहा है कि माता पिता द्वारा अपने बच्चों पर नियंत्रण रखना। यदि माता पिता ने अपने बच्चों पर कंट्रोल रखा तो बच्चा क्या हो जाएगा? बच्चा कुंठित हो जाएगा, और कुंठित बच्चा हमेशा क्या होता है? कुसमायोजन का शिकार होता है। और जो बच्चा कुसमायोजन का शिकार होता है वो बच्चा क्या करता? आगे जाके सुसाइड कर लेता, आत्महत्या कर लेता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 3 है वो एकदम यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर फॉलो कर रहा है। इसलिए हमेशा यदि माता पिता बच्चे के साथ ठीक ठाक व्यवहार करे, ठीक ठाक उसके साथ प्रेम करे, ठीक ठाक उचित व्यवहार करे, तो कहीं ना कहीं जो आपका बच्चा क्या करेगा? अपनी मानसिक स्वास्थ्य और फिजिकली स्वास्थ्य को हमेशा क्या बैलेंस रख के चलेगा। और जो भी बच्चा अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में बैलेंस रखता है वो बच्चा हमेशा आगे बढ़ता है और कभी कुसमायोजन का शिकार नहीं होता। ठीक है, तो ये क्लास आप जरूर देखिएगा एक बार। शिक्षण वीडियो की मैराथन क्लास है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो भी इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, कोई भी आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये लगभग आपके पास 45 क्वेश्चंस थे। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी बुद्धि चैप्टर था, आपका मानसिक स्वास्थ्य था, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन थे। ऐसे क्वेश्चंस थे जिन्होंने सारे आपके टॉपिक्स को यहाँ पर क्लियर कर दिया। आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम भूमिका अदा करने वाली है। बस इस क्लास को लाइक करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्लास को शेयर करिएगा, और हाँ अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिएगा। जल्द आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान की मैराथन क्लास है, शैक्षिक मैराथन क्लास आने वाली है। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वो रीड तक हम आपके साथ हैं। अगेन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी को बाय बाय, टेक केयर।